नमस्कार। इधर एक खबर छपी कि 20 एक साल में सेंसेक्स और सोने में जिसने जो निवेश किया है, वो लगभग बराबर सा रहा है। और सोने के सोने में जिसने भी निवेश किया, उसको एक स्थायित्व भाव में एक लंबी-चौड़ी बढ़ोतरी हुई और 9 गुना से ज़्यादा उसको मिला। शेयर बाज़ार में भी जिसने इन्वेस्ट किया और सही जगह इन्वेस्ट किया, तो उसको भी लगभग उतना ही फ़ायदा हुआ है। शेयर बाजार और सोने में जो आपसी होड़ चल रही है, वो पहले भी रही है, लेकिन शेयर बाजार में रिस्क ज़्यादा रहे हैं और ख़ास तौर से जब मंदी का दौर आता है, तो 2007 के दौरान होगी बात, मेरे ख्याल से 7 और 9 के बीच में शेयर मार्केट काफ़ी गिरा था, 50-52% गिर गया था, जबकि सोना थोड़ा बढ़ता चला गया था। लेकिन फिर भी कुछ शेयर अगर आपके पास हैं, आपकी अकल काम कर गई, आपकी किस्मत काम कर गई, तो वो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत इससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दे जाते हैं। आखिर आप किसमें इन्वेस्ट करें, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए मैं तो सिर्फ़ सवाल-जवाब कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धि लगा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक ऐसे विशेषज्ञ हैं, जो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। शशि सिन्हा साहब हैं। शशि सिन्हा बिज़नेस के बहुत राष्ट्रीय स्तर के बड़े रिपोर्टर रहे हैं, बड़े जानकार रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत शशि जी आपका। ये एक अभी सवाल इसलिए सिर्फ उठ रहा है कि एक खबर छपी थी। लेकिन आपको अगर कुछ करना पड़े, आप किस तरीके से देखते हैं इस होड़ को और आम आदमी को करना क्या चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम मुंबई शेयर बाजार की बात करें, जिसका सेंसेक्स जो है हमारे लिए शेयर बाजार का जिसे कहा जाए कि एक आधार स्तंभ है, उसका जो आधार वर्ष है वो 1979 है, हाँ, 1979। अब 1979 से 2022 के बीच में सेंसेक्स जो है वो 608 गुना बढ़ा है, 608। और दूसरी तरफ अगर हम सोने की बात करें तो 1979 से 2022 के बीच में ये 56 गुना बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को लगेगा कि भाई सोने में हम क्यों पैसा लगाए, हमें तो सेंसेक्स ने ज्यादा फायदा दिया है। एक और आंकड़ा हुँ, आपको देता हूं कि 1979 से 2022 के बीच में सेंसेक्स पे जो रिटर्न है वो लगभग 20% है, और सोने पे जो सालाना रिटर्न है वो 11% है। 20% सालाना रिटर्न सेंसेक्स पे, और सोने पे 11% रिटर्न जो है वो आपका सालाना रिटर्न है। इन आंकड़ों को देख करके पहली धारणा तुरंत बन जाएगी कि भाई शेयर बाजार सबसे अच्छा है, बहुत मोटा माल मिलता है, तगड़ा माल मिलता है। लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि शेयर बाजार में एक ही राकेश झुनझुनवाला होता है। कितने लाखों लोग अपना पैसा गंवाते हैं हर दिन, हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। और शेयर बाजार को समझना शायद अगर आसान होता तो हम आप इस समय बैठ करके किसी न किसी शेयर को खरीद फरोख्त रहे होते और उन शेयरों में पैसा बना रहे होते। तो पहली चीज हमें समझना चाहिए कि शेयर बाजार को समझना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेयर बाजार में ज्यादातर जो निवेश हम लोग कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा निवेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो अपनी साक्षरता है, जिसको हम लोग वित्तीय साक्षरता कहते हैं, शेयर बाजार की साक्षरता कहते हैं, वो इतनी नहीं है कि बहुत आसानी से हम किसी भी शेयर के पीछे की कहानी को समझ लें। तीसरी बात, हमारे पास इतना जोखिम लगाने का तथ्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप 100 रुपया लगाएं, 100 रुपया आपके जेब में हो कि अगर 100 रुपया डूब जाए तो दोबारा 100 रुपया लगा करके हम 200 रुपया कमा सके। तो इन तीन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम किसी भी समय पर यह कहेंगे कि सोना जो है वो एक बेहतर निवेश है। लेकिन एक पुरानी कहावत है सर, मैं आपको इसलिए उसका याद दिलाना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत कमाई होती है। हमारे एक चेयरमैन साहब थे सेबी के, डीआर मेहता साहब, आज भी हैं, जयपुर आर्टिफिशियल लिम्फ के बारे में आपने पता होगा। उन्होंने एक बार सवाल हमसे पूछा कि तुम कितनी रोटी खाते हो। तो हमने कहा कि 3 रोटी खाते हैं। बोले बहुत अच्छा। ठीक है। बोले पैसा कितना कमाना चाहते हो। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मुनाफा कितना कमाना चाहते हो, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और ज्यादातर लोगों का यही जवाब होता है कि जितना मिल जाए उतना कम है। तो हम रोटी की सीमा तय करते हैं, मुनाफे की सीमा तय नहीं करते हैं। अब मुनाफे की सीमा जब तय नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हाथ जलने की आशंका ज्यादा होती है। तो ऐसे समय में अगर आप निवेश करने की बात मुझसे पूछेंगे, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे,
तो शेयर बाजार में तभी आपको आना चाहिए जब आपको बाजार की अच्छी समझ हो, किताबों को या बैलेंस शीट हम जिसको कहते हैं, बही खाता जो है, उसको डिकोड करने की आपकी समझ हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शेयर बाजार से आप दूर रहें, और अगर शेयर बाजार में जाते भी हैं तो म्यूचुअल फंड के रास्ते जाए, जहां पर आपकी तरफ से कोई फैसला एक फंड मैनेजर करता है। सोना किसी भी समय में आपके लिए एक लिक्विड कैश का काम करता है, लेकिन सोने में भी निवेश की कई शर्तें होती हैं जिसकी चर्चा हम आगे कर सकते हैं। लेकिन अभी के मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि मेरी अगर व्यक्तिगत राय आप पूछेंगे, अगर हम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, आपके पास समझ है, किताबों को डिकोड करने की आपके अंदर समझ है, तो आपको शेयर बाजार में जाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें। शिशिर जी, बहुत पते की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे आम आदमी को ये कहा जाता है कि ब्लू चिप में शेयर करो, कुछ बड़ी कंपनियों में शेयर करो, छोटी मोटी चीजों में मत जाओ। जो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ये बात करके आपको बताने की कोशिश करता है कि आप इस तरीके की चीजों में मत जाओ। ये बातें कितना काम करती है? मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, आता भी नहीं, सच बात यही है। लेकिन हम सिर्फ ब्लू चिप कंपनियों में शेयर करें, क्योंकि जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि वो जो हजारों शेयर हैं उनके आधार पर होगा। वो निफ्टी 50 और 20 और न जाने क्या क्या और डाटा चलते हैं उसके आधार पर होगा। इसमें देखिए, आपकी क्या राय? 6,700 से ज्यादा कंपनियां, अगर मैं 31 मार्च 2022 के आंकड़े को देखूं, तो 6,700 से ज्यादा कंपनियां जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिनमें कारोबार होता है। हम इन शेयरों में, अगर मैं एक शेयर बाजार के नजर रखने के तौर पे मैं बात करूं, तो हम 30 शेयरों पर नजर रखते हैं जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर नजर रखते हैं जिसको निफ्टी कहते हैं। हम ज्यादातर, बहुत होता है तो हम इसको BSE 500 और NSE 500 जिसमें 500 शेयर होते हैं, हम उनको ले लेते हैं। हमारी जो पूरी एक कह लीजिए कि लेखन जो है, वो 500 से आगे नहीं बढ़ पाती है। यानी यानी कि कि 10% लगभग, जी, लगभग 10%, लगभग 10%, 10%। उससे भी कम ही गई है। अब 6,200 शेयर आपके पास ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने चर्चा नहीं करी। इन 6,200 में आपके पास मिड कैप भी है, आपके पास स्मॉल कैप भी है, आपके पास कुछ लार्ज कैप भी है। लेकिन हमारा पूरा फोकस किस पे, 30 और 50 के ऊपर है। तो यहीं पर एक बड़ी परेशानी आती है कि हम एक व्यापक तस्वीर के आधार पर कोई फैसला करें, या हम एक तस्वीर के एक छोटे से हिस्से के आधार पर फैसला करें। अब रहा सवाल कि क्या केवल ब्लू चिप में निवेश करना चाहिए। देखिए, ब्लू चिप में निवेश करना कहना बहुत आसान होता है। वहां पर अगर आप एक एक शेयर की कीमत को देखें, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात करें, ICICI बैंक की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, हर शेयर की कीमत अगर आप देखेंगे 500, 700, 1000, 2000 रुपए का है। तो आपके पास 2-2 हजार रुपए अगर एक एक शेयर में आप निवेश करने की बात करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास कितनी पूंजी है और आपकी उम्र क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप किस उम्र में शेयर बाजार में जाते हैं। अमूमन जो हम लोगों ने जितना समझा है शेयर बाजार को, कि अगर आप 18 से 35, 18 से 40 वर्ष की उम्र में हैं, तो आपके लिए शेयर बाजार एक बेहतर माध्यम है, क्योंकि आप जोखिम लेने की स्थिति में होते हैं। एक दूसरी बात यह है, आप इंतजार करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन शेयर बाजार का एक फॉर्मूला हम इस उम्र में भूल जाते हैं, और वो ये है कि हम धैर्य में निवेश नहीं करते हैं। हम पैसा तो लगाते हैं, धैर्य में निवेश नहीं करते हैं। और जब आप धैर्य में निवेश नहीं करेंगे, तो आपके हाथ जलने की आशंका बहुत ज्यादा होगी। तो ये एक है। दूसरा, आप डाइवर्सिफाई करें, मिड कैप में भी जाएं, स्मॉल कैप में भी जाएं। तीसरी बात ये कि आप अपने पूरे, जिसको कहते हैं ना कि हर चीज को एक ही जगह पे लगा देने का मतलब नहीं है। आप संसाधन को अलग अलग जाकर के देखें। कुछ आप शेयर बाजार में लगाएं, कुछ सोने में लगाएं, कुछ आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, और बाकी दूसरे माध्यमों में लगाएं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सुनी सुनाई बात पर एक खास कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, ये एक गलत रणनीति है। आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि आप अपने स्तर पर 4-5 का बास्केट बना करके चले और फिर लगाएं। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप किताब डिकोड करने की स्थिति में नहीं है, अगर आप बाजार को समझने की स्थिति में नहीं है, और तीसरी बात, धैर्य में निवेश करने की स्थिति में नहीं है, तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। आपने कहा धैर्य में निवेश करने का मतलब, धैर्य में निवेश करने का मतलब ये हो गया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। तो जो लंबे काल के लिए, दीर्घकालीन चीजों के लिए है, ये
सामान्य, इतना लंबा अनुभव है आपका, सामान्य तौर पर धैर्य वाले कितने लोग होते हैं, कितने लोगों को आपने देखा है कि जो धैर्य में निवेश करते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं? 10 करोड़ से ज्यादा हमारे पास डीमेट अकाउंट होल्डर है। जो लोग शेयर बाजार में, हम जिनको अगर हमसे कोई पूछता है कि शेयर बाजार में निवेशक कितने हैं, तो हम डीमेट अकाउंट का नंबर लेते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लगभग डीमेट अकाउंट है, मतलब 11.25 करोड़, अगर मैं नंबर सही सही याद कर पा रहा हूं तो। अब इस 11.25 करोड़ में एक ऐसी आबादी है जो ट्रेडिंग करती है, सुबह से शाम तक वो मार्केट में जाती है, कुछ शेयर खरीदती है, कुछ शेयर बेचती है। लेकिन एक बड़ी संख्या वो है जो हेलो। पैसा लगा करके सालों साल वो इंतजार करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इस बात के लिए भी इंतजार करती है कि जो उसको मुनाफा होना चाहिए था, शायद उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये जो ऐसी चीजें ना, धैर्य की आप सीमा कितनी रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि आप 30 वर्ष की उम्र में निवेश कर रहे हैं, आपका पहला टारगेट क्या है? एक गाड़ी खरीदनी है। आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। दूसरा टारगेट आप क्या है? एक घर खरीदनी है। 10 साल के लिए निवेश है। तीसरा टारगेट आपका क्या है? विदेश में साल में 2 छुट्टियां मनानी है, उसके लिए आपको बना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लक्ष्य तय करें, लक्ष्य के लिए कितनी रकम की जरूरत है वो तय करें, और उस हिसाब से आप अपनी समय सीमा तय करें। आप अगर सोचते हैं कि रातों रात शेयर बाजार आपको अमीर बना देगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की परेशानी शेयर बाजार से यही होती है कि वो ये सोचते हैं कि हम आज लगाएंगे, कल हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर। आपने एक आंकड़ा दिया था कि 10 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट होल्डर है, यानी कि लगभग मोटा मोटी 10% देश की जनता जो है वो डीमैट अकाउंट होल्डर है। गांव देहात शहर, बड़े शहर मेट्रो सब मिला के, ये डाटा अपने आप में बहुत, मुझे तो डरावने वाला लगता है कि जिस देश में कहा जाता है गरीबी है, ये है वो है, उसमें 10 करोड़ लोग, 10 लाख, 10 करोड़ लोग, 10% लोग जो है वो इस शेयर बाजार के भ्रम जाल में है। ये एक बात स्पष्ट करना समझदारी, चाहता हूँ। समझदारी क्या लोगों की बढ़ रही है इसलिए बढ़ रहे हैं, या सिर्फ एक इच्छा है कि पैसा ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम 10 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर की बात करते हैं, इसमें से कुछ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम आप अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो एक हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होगा। एक हो सकता है जैसे आपने भाभी जी के साथ खोला, हमने अपनी पत्नी के साथ खोला, आपने फिर बिटिया के साथ, बच्चे के साथ खोला। इस तरह से ज्वाइंट अकाउंट हो सकते हैं। एक तथ्य हमको मान ये स्पष्ट, लीजिए 1 करोड़ कम हो जाए इसमें, 1 करोड़ कम हो जाए मैं मान उसी पे लीजिए आ इसमें, रहा हूँ, और क्या मैं हो? उसी पे आ रहा हूँ सर। कि हाँ। अब जहां तक सवाल है कि 10 करोड़ लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाए, लेकिन याद रखिए कि हर किसी ने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है। डीमैट अकाउंट खुलवाना ये मतलब नहीं होता है कि हर कोई शेयर बाजार में निवेशक है। वो और एक और भी उसके कई पहलू होते हैं। जैसे कई बार होता है कि जब आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये सहूलियत दी जाती है कि आप उसको डीमैट फॉर्म में रखिए। तो डीमैट फॉर्म में रखने के लिए आप डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो हम 10 करोड़ 11 करोड़ डीमैट अकाउंट पे हम जरूर ये कहते हैं कि शेयर बाजार में इतने निवेशक हो सकते हैं, लेकिन हर डीमैट अकाउंट में पैसा लगा हुआ हो, शायद ये जरूरत नहीं होती है। आपका वो मूल सवाल है कि क्या इतनी समझ आ गई है आपको? सर मैं एक आंकड़ा देता हूं एक और। अभी अभी ये आंकड़ा आया कि उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया निवेशकों के लिहाज से। अब शायद सुनकर के हैरानी होगी कि हम लोग हमेशा ये मानते थे कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही शेयर बाजार के निवेशक होते हैं। अब ये संख्या अपने आप में चौंका रही कि उत्तर प्रदेश आगे निकल गया, महाराष्ट्र पीछे रह गया। तो अब इसकी क्या वजह कही जाए? तो इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र एक सैचुरेशन पॉइंट पे है। अब उत्तर प्रदेश में जहां पर एक, जिसे कहा जाए कि निवेशक आबादी करने ज्यादा है। की आबादी है, बहुत सारे लोगों ने निवेश नहीं कर रखा था तो वो आगे निकल गए। तो हमको इन सारे तथ्यों पे ध्यान रखना चाहिए कि ये संख्या बताता तो है, समझदारी कितनी आई है लोगों के अंदर निवेश करने की। अगर समझदारी आई होती तो हमारे अंदर, हमारे यहाँ निवेशकों की संख्या कई गुना इससे ज्यादा होती। निवेश में जो, शेयरों में जो निवेश है, अगर कुल निवेश का अगर आप देखें, कुल जो डिस्पोजेबल इनकम होता है एक परिवार का, हाउस होल्ड इनकम जिसको कहते हैं, वो बहुत ही कम है। संख्या डीमैट अकाउंट ज्यादा आपको दिखेगी, लेकिन कुल निवेश में अगर उसका प्रतिशत देखिएगा तो वो कम है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।
अच्छा, सोने को लेकर के जैसे आप भी इस पक्ष में हैं, या पक्ष का मतलब आप उन्हें उसकी ज्यादा गंभीरता को बताया, लेकिन सोने को क्या डीमैट में रखना चाहिए या सिक्के खरीदे, क्योंकि तीन फॉर्म होते हैं आमतौर पे, सिक्के में होता है, या ज्वेलरी में होता है, या डीमैट अकाउंट अकाउंट में हो जाता है वो। आपकी नजर में कहाँ रखना चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर है? देखिए, सोना में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आपके लिए गोल्ड ईटीएफ है। इन दोनों में आपको यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश करना चाहिए। जहां कहीं आप सोने के भावनाओं में निवेश कर रहे हैं तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। क्योंकि आपकी दिक्कत क्या है कि ज्वेलरी अगर आप लेते हैं और कल होकर के आपको जरूरत है, आप उसे बेचने जाते हैं, तो आपको मेकिंग चार्ज और ये सारी चीजें करके जो आपने निवेश के नाम पर, या जैसे हम कहें कि पैसा जो आपने लगाया आपको कम मिलता है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? 8 साल की स्कीम है। इस 8 साल की स्कीम में हर साल आपको 2.5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है जो आपने मूल कीमत पे निवेश किया है। और 8 साल के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपको उसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। दूसरी तरफ गोल्ड एक्सचेंज फंड है, गोल्ड एक्सचेंज जिसको हम लोग फंड कहते हैं, वहां पर भी एक निवेश करने की सुविधा है। उसमें मार्केट का जो है वो योगदान ज्यादा रहता है। तो और दूसरी चीज ये है कि उसमें कई तरह के दूसरे खर्चे भी होते हैं। उसमें कहीं ज्यादा बेहतर, अगर आप गोल्ड ट्रेडेड फंड और अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेरे लिए एक बेहतर विकल्प है। याद रखिए सर कि निवेश करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने का मतलब कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड एक्सचेंज फंड लें। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर आप भावनाओं को जो है अपने में शामिल कर लेते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। हाँ, तय बात है, वहां आप अपनी श्रीमती जी को या बाकी और को संतोष करते हैं, वो दूसरा मामला है। लेकिन यहाँ एक अलग मामला है। एक चीज अंतिम जो है, क्या जो बहुत ब्लू चिप कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट करना सचमुच अच्छा होता है, या जो जो जो, जो इतिहास रच देती है, जैसे एमआरएफ ने अभी इतिहास रच दिया है, उसमें किसी भी तरीके से पकड़ के उसमें रचना, उसमें जाना ठीक होता है, या जो प्रोग्रेसिव कंपनियां हैं उसमें जाना ठीक रहता है? देखिए, शेयर बाजार में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना सही नहीं होता है और वो भविष्यवाणी कोई कर भी नहीं सकता, ये हकीकत है। अगर निवेश सुरक्षित देखें, देखिए शेयर बाजार जोखिम का सौदा है। जोखिम को आप सीमित कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या है कि आप एक क्वालिटी स्टॉक पे जाते हैं। वो क्वालिटी स्टॉक जो है आपको लार्ज कैप और मिड कैप में अच्छे से मिलता है। क्वालिटी स्टॉक को हम लोग कैसे पहचानते हैं? जिसमें अच्छा डिस्क्लोजर हो, जिसमें ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, एब्रप्ट नहीं हो या अनइवन नहीं हो कि बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा गया, बहुत तेजी से नीचे आ गया, ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए। तो लार्ज कैप और मिड कैप आपके लिए इसमें बेहतर है। मिड कैप में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनमें स्थिति बहुत अच्छी है, वहां पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। और सबसे अच्छा मतलब मेरी राय ये रहती है कि आप बाजार के ऊपर नजर रखें। जो जानकार हैं शेयर ब्रोकर, आप एक अच्छा शेयर ब्रोकर चुने, उनसे आप राय मशविरा करें। अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। केवल और केवल ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि ए कंपनी अच्छी है या बी कंपनी अच्छी है और उसमें आपने पैसा लगा दिया। सुनी सुनाई बातों पर निवेश करने से हमेशा बचना चाहिए। पड़ताल करें, निवेश करें, फायदे में रहेंगे। एक चीज और, क्या डिविडेंड देने वाली कंपनियों में, जो अक्सर कई कंपनियों के बारे में सुना जाता है जो अच्छे डिविडेंड लगातार देती रही, उनमें निवेश करना आप कितना उपयुक्त समझते हैं? देखिए, डिविडेंड निश्चित तौर पर, क्योंकि एक निवेशक को रिटर्न क्या है? बाजार में जो कीमत बढ़ी और आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी से जरूर आपका नाता होना चाहिए। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि ऐसे डिविडेंड के चक्कर में ना पड़े जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको हाई डिविडेंड दे रही हो। अगर एवरेज रिटर्न दे रही है, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिजनेबल जिसको हम कहें डिविडेंड दे रही है, 20%, 50% के लगभग में, 60% के लगभग में, वो ठीक है। लेकिन 2 साल जिसने 100% दिया और तीसरे चौथे पांचवें साल में कुछ भी नहीं दिया, उनसे आपको बचना चाहिए। ऐसे जो कहते हैं ना कि कभी भी अचानक कोई चीज आ जाए, वो आपको नुकसान कर सकती है। तो मुझे लगता है कि डिविडेंड पे नजर रखें, जो कंसिस्टेंट हो, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड जिसका कंसिस्टेंट हो, उसमें निवेश करें।
जी, बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका कि आपने बड़ी गूढ़ बातों को बहुत सामान्य तरीके से हल करने की कोशिश ही की है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि इसको समझ लेना चाहिए, तब इसमें घुसना चाहिए, और नहीं जी, तो सोना है ही। ये एक है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी तो आपने सुना शिशिर सेना साहब को, जो शेयर बाजार के बहुत जानकार हैं, लेकिन उन्होंने भी शेयर बाजार के जानकार तो क्या, शेयर बाजार के अलावा बाकी वित्तीय मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। लेकिन इस मामले में मैंने सोचा क्यों ना स्वर्ण कारोबारी से भी बात की जाए, और हमने दिल्ली के एक मशहूर जेवर महल के प्रमुख निदेशक नरेश गर्ग साहब से बात की और उनसे जानना चाहा कि सोने में क्यों निवेश बेहतर है। नरेश जी, क्या है मामला? सोने में ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा कि और किसी चीजों में? और सोने में भी इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ सतर्कता रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको सतर्क रहना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपकी क्या राय है? और खास तौर पे जो 20 सालों में सोने के दाम जो है वो कई गुना बढ़े हैं। सर, सोने में जो भी आदमी के लिए, चाहे छोटी इन्वेस्ट करनी है चाहे बड़ी करनी है, सोने की इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, घटने का नाम ही नहीं है। अब आप 2000 से ही ले लीजिए, 20-22 साल पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। 2001 में सोने का रेट 4,300 रुपए था, जी। जो 2002 में 4,990 हुआ, 2003 में 5,600 हुआ, 2004 में 5,850 हुआ, 2006 में 8,570 हुआ। तो ऐसे करते करते 2010 में 18,500। तो आप ये देखिए, 10 साल में अच्छा। 4,003 से 18,500। तो गोल्ड की जी। इन्वेस्टमेंट आम आदमी के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इससे बढ़िया मेरे हिसाब से तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। शेयर की हर किसी को नॉलेज भी नहीं होती। गोल्ड में आपको 1 ग्राम खरीदना है, आधा ग्राम खरीदना है, 10 ग्राम खरीदना है, जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकता है। पहन भी लेता है और फिर लेकिन पता चलता है उससे ज्यादा में वो सेल भी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको सोना किस तरीके का खरीदना चाहिए? क्या सिक्के में खरीद लेना चाहिए, जैसे आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम के सिक्कों में खरीदना चाहिए, या ज्वेलरी लेकर के करना चाहिए? वो एक बड़ा जी, भ्रम सा अगर रहता आपने है। खाली आपका क्या अगर मानना है? आपने खाली इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो आपको कॉइन्स में खरीदना चाहिए, जी। क्योंकि ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्जिंग लग जाती है, कॉइन्स में बहुत कम मेकिंग लगती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कॉइन्स ही खरीदें। लेकिन ये है कि अगर आप ज्वेलरी भी खरीद लेते हैं, उसमें कितनी भी मेकिंग लग जाए, 2, 4, 5 साल में उसके रेट फिर भी बढ़ जाएंगे। तो सोना खरीदना, तो सोने को तो आप ये मान के चलो कि ये आपके तीसरे बेटे की तरह है। आपके 2 बेटे हैं अगर मान लो, तो ये सोचो ये तीसरा बेटा है। बेटे पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये सोचो जितना बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हो इतना एक गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। 25 साल के बाद पता चल रहा है बेटा तो बाहर चला गया पढ़ के, वो कमाई दे रहा नहीं दे रहा, अलग हो गया, क्या हो गया। लेकिन गोल्ड तो आपको जिंदगी भर साथ रहेगा, आपको हमेशा काम ही देगा। तो बुढ़ापे के लिए भी, बड़े उम्र के लिए भी ये चीज जो है सेफ है। सेफ है। जी। मतलब अगर आपको खुद करना हो, आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे या जमीन लेकर के डालने में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे आपका क्या होगा? देखो, पसंद क्या होगी? जमीन खरीद लो, ठीक है, जमीन के रेट भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ आपको गोल्ड खरीदना है, आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आप छोटा सा टुकड़ा बेच दीजिए। अगर आपने 50,000 की जरूरत है, आप जमीन तो बेचने से रहे। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कहता हूँ रिटर्न जितना गोल्ड का मिला है, बहुत अच्छा मिला है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। लिक्विडिटी के हिसाब से भी ठीक है, इसका मतलब? इक्विटी के हिसाब से भी गोल्ड ठीक है। गोल्ड का जितना इन्वेस्टमेंट करता है आदमी, चाहे आदमी 1 ग्राम खरीद ले, जितनी कैपेसिटी उतना खरीद ले, 100 ग्राम खरीद ले, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से खरीद ले, इकट्ठा करता रहे। एक इसको एक ये मान के चले कि मेरी सेविंग है, और वो सेविंग जो है गोल्ड में करने से हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने गोल्ड को लेकर के जो हमें बताया। निश्चित रूप से इससे दर्शक जो हैं लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो आपने बातचीत सुनी
कि शेयर बाजार में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कब सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक चेतावनी मेरी तरफ से भी है कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, किसी की कही सुनी बातों पर नहीं इन्वेस्ट करें।